हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास हो, हेल्दी हो, फिट फाइन हो? उम्मीद करूँगी बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे और आज की क्लास के लिए रेडी भी होगे। हो या नहीं? हो ना रेडी? वेरी गुड। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अगर नहीं लिया है तो, क्योंकि भाई नोट्स बनाना तो ज़रूरी है। ऑलरेडी हम कई बार ये बातचीत कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और भले ही अभी कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, कोई एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली नोटिस ऐसा नहीं आया है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सब कुछ कर चुके हैं, फॉर्म फिल कर चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है सिलेबस का, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं हमें पता है कि किस मंथ में होगी। बस अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बट ये तो सरकार को पता, भगवान जी को पता कब होगा पेपर, लेकिन तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। अगर सोचो नोटिफिकेशन में अचानक ही कल आ जाए भाई, अब जो है आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर में, तैयारी कैसे करोगे? एकदम सोच रहे मैम सितंबर अक्टूबर नवंबर बहुत हैं उनके लिए हैं जो फर्स्ट क्लास से अब तक अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बट अगर न्यू लर्नर हो, क्लासेस स्किप कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, अटेंड नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगी तैयारी? सिलेबस बहुत है, बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं और जल्दी सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे, बट उसके लिए आप लोग को भी थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और मैं स्पेशली बोलूँगी जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दो, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत कुछ है, कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। 7 ईयर्स के बाद एग्ज़ाम है, 2018 में लास्ट हुआ था, तो सोचो अगला कब होगा ये तो फिर हमें पता ही नहीं है। तो ये मौका हाथ से में नहीं जाने देना है, प्रैक्टिस करते रहो। और अगर किसी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है विदिन मिनट्स आपको रिप्लाई करके आपकी कन्फ्यूज़न कर सकूँ दूर। तो चलो, कल तो नहीं हो पाई थी क्लास, उसके लिए आई एम सो सॉरी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था। अब आप सोचोगे मैम क्या, आई नो मेरी कई बार स्किप हो जाती है वीक में क्लास, बट जान के नहीं करती, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो हो जाती है ना चाहते हुए भी। कितनी कोशिश कर लो, एक ना एक तो हो ही जाती है ना, तो उसके लिए सो सॉरी। बट स्टिल आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलो, परसों ही सही, परसों की क्लास देखी नहीं देखी? नहीं देखी, अटेंड कर लो। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और सब कुछ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन के ऊपर, काफ़ी सारी बातचीत हम करने वाले हैं इसके बारे में। कहोगे मैम नॉर्मल है, हमें पता है इसके बारे में। हाँ जी, मुझे पता है, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग को बहुत कुछ पता है, लेकिन थोड़ा सा और जानना ज़रूरी है, थोड़ा डिटेल में जानना ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं हम श्वसन के बारे में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। ब्रीदिंग 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 हम बहुत टाइम से, बचपन से ही कह लो, बचपन ही कह लो, वही जब से हम साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे हम इनहेल करना कहते हैं। योगा होती थी ना, तो कहते हैं इनहेल एक्सेल, तो वो वाली चीज़ है इसमें। तो जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन गई अंदर एंड रिलीज़ हुई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। वही है भाई, ब्रीथिंग है एक मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन हम लेते हैं और उसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन, इनहेलेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एयर में, तो वो हो गया आपका एक्सपायरेशन। एक्स और क्या कहेंगे, एक्सलेशन भी हम इसे कहते हैं ना, स्कूल में होती है योगा, मैम बोलती हैं इनहेल देन स्टार्ट इनहेल। भाई मैम कितनी देर तक सांस रोकनी है, अब एक्सेल भी बोल दो। हमारे में तो काफ़ी लंबी टाइम तक रोक देती थी, बस पूछो मत, गर्मी में भी कराते रहते थे योगा। बट योगा अच्छी बात है, बट टाइम के अकॉर्डिंग ना, सुबह सुबह तो कर सकते हैं, बट धूप आने के बाद कैसे करें इतनी गर्मी में? हमारे में तो गर्मी में भी खड़ा कर देते थे। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब बात हो रही है हमारी श्वसन क्रिया की। आप कहोगे श्वसन क्या? श्वसन क्रिया यानी आपकी ब्रीथिंग, इसको हम बोलते हैं श्वसन क्रिया। हिंदी में इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे हिंदी लर्नर्स हैं जो जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होगा, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और रिमूव करते हैं यानी रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसे बोलेंगे एक्सलेशन। चलो जल्दी से देखते हैं। इनहेलेशन, इंस्पायरेशन भी बोलेंगे। अब एग्जाम में आप कहो मैम इंस्पायरेशन लिखा था आपने तो इनहेलेशन बताया था, तो भाई दोनों नेम बता दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो इसमें क्या होगा भाई, अब क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स मूव डाउन। इसका मतलब क्या हुआ मैम, चलो इसका मतलब भी हम समझ लेते हैं क्योंकि हमारा समझना ज़रूरी है। जो ये डायफ्राम है ना, आपका ये जो डायफ्राम होता है ना, ये क्या होता है, सिकुड़ कर नीचे चला जाता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, तो क्या होता है, सिकुड़ के ये नीचे चला जाता है, मूव्स डाउन। सिंपल हम कह सकते हैं ये सिकुड़ कर नीचे चला जाता है, नीचे नीचे नीचे। नीचे चला जाता है। पसलियां जो है वो फैलती हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी वो भी क्या होंगी, सिकुड़ेंगी, है ना। ये क्या होंगी, ये भी सिकुड़ते हैं। और जो आपका रिब केज होता है वो हो जाता है एक्सपेंड, ठीक है ना। मतलब रिब केज हो गई आपकी पसलियाँ, पसलियाँ जो है वो फैल जाती हैं। अब लेते ना इन्हें, तो क्या हो रहा है, आपका जो रिब केज है वो एक्सपैंड हो रहा है और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी वो सिकुड़ती हैं। और आपका थोरेसिक वॉल्यूम जो होगा वो होगा आपका इंक्रीज। छाती का आयतन क्या होगा, वो बढ़ेगा। छाती का आयतन कहेंगे हम इसे, छाती का आयतन, यानी जो थोरेसिक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। आयतन क्या होता है, ये बढ़ जाता है। और क्या होता है जब ये बढ़ जाता है, तो एयर रशेस इन, यानी हवा जो होगी वो फेफड़ों में चली जाती है। समझ आया या नहीं आया, खुद पे ही करके देख लो ना। इनहेल करो, क्या हो रहा है, हवा अंदर जा रही है, जा रही है, नहीं आ रही, जा रही है। और जो छाती का आयतन है वो बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। रिब केज जो होगा वो फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, हाँ जी हो जाता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होंगी वो क्या होंगी, वो सिकुड़ेंगी। डायफ्राम क्या होगा, वो नीचे की ओर जाएगा सिकुड़ कर। ये चीज़ याद रखने वाली है, डायफ्राम सिकुड़ कर नीचे की ओर जाएगा। अभी मैं फिर से इसे बताऊंगी आगे, चलो पहले थोड़ा और देख लें। अब बारी आ गई एक्सलेशन, इनहेलेशन, देन आउट भी तो करोगे। इनहेल कर लिया, एक्सेल, क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, डायफ्राम हो रहा है रिलैक्स, है ना, एंड मूव्स अप। अच्छा, इनहेलेशन में क्या था, डायफ्राम जो था वो मूव्स डाउन लिखा हुआ था, मैंने मेंशन किया, देखो नीचे की ओर जाता है सिकुड़ के। बट इसमें क्या होता है, ढीला होकर ऊपर की ओर जाता है, रिलैक्स होकर ऊपर की ओर जाएगा एक्सलेशन में। इंटरकॉस्टल मसल्स जो होंगी वो भी रिलैक्स होंगी। रिब केज इसमें अब सिकुड़ेगा, पसलियाँ जो होंगी अंदर आ जाती हैं, किसमें, आपके एक्सलेशन में। और जो आपका इनहेलेशन था उसमें आपका थोरेसिक वैल्यू क्या था, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और एयर क्या होती थी, अंदर आती थी। लेकिन एक्सलेशन में एयर कहाँ जा रही है, एयर जा रही है बाहर, है ना। और आपका थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, समझ आया, बताओ जल्दी। ब्रीदिंग इज जस्ट मूवमेंट ऑफ गैसेस, नो एनर्जी रिलीज अकर्स हियर। ये सिर्फ एक मूवमेंट है गैसेस का, जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मूवमेंट है गैसेस का। इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना आपका काम है। कोई एनर्जी यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही है। क्लियर है, बताओ मुझे, क्लियर है या नहीं है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन को। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो हम समझेंगे, जब तक आप आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर नहीं होती। चलो देख लें अब इसको, चलो जी देख ही लेते हैं, वरना आप कहोगे कि मैम हम तो हो गए कंफ्यूज। तो चलो सिंपली हम कह सकते हैं इनहेलेशन श्वासन अंदर लेना, या हम क्या, श्वास अंदर लेना। अब इनहेलेशन में क्या होता है, पेन, अच्छा नोट्स बनाते चलना, किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लेना बच्चा बैठी, मत लेना किसी टॉपिक को कोई टॉपिक हल्के में हमें नहीं लेना है, सब टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कोई टॉपिक हल्के में नहीं लेना। अब इनहेलेशन में क्या हो रहा है, जो आपका डायफ्राम हो गया, एक मिनट को मैं अपना
पेन सही कर लो, ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, रुक जाओ। डायफ्राम, डायफ्राम क्या होगा, लिख दो, ये है सिकुड़ता है इनहेलेशन में, सिकुड़ता है, तभी हमने लिखा था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन्स डायफ्राम क्या है, सिकुड़ता है, ठीक है। और क्या होगा, और नीचे की ओर खिंचता है, और क्या होगा भाई, नीचे की ओर खिंचता है इनहेलेशन में, है ना, नीचे की ओर खिंच जाता है भाई, सिकुड़ता है और नीचे की ओर खिंच जाता है, और जो छाती की जगह है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो आपका थोरेसिक वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। आज हम 10-15 मिनट लेट हो गए हैं ना क्लास में, बट कोई बात नहीं, कैप नहीं होना चाहिए, बट क्लास तो होनी चाहिए। 10-15 मिनट कई बार हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं। चलो, छाती की जगह बड़ी हो जाती है, इतनी बात समझ आई, आ गई। इनहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की ओर खिंच जाता है, उससे क्या होगा, जो छाती की जगह है वो बड़ी हो जाती है, यानी आपके थॉरेसिक वैल्यू इंक्रीज होती है। चलो जी, इतनी बात समझ आ गई। अब हमने मैम कुछ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी पढ़ी थी, हाँ जी बिल्कुल पढ़ी थी। जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं, ये क्या होती हैं, ये सिकुड़ती हैं, सिंपली लिख लो सिकुड़ते हैं। ये जो मसल्स हैं ये क्या है, सिकुड़ते हैं, सिकुड़ते हैं, फिर क्या होता है मैम, फिर क्या होता है, जो आपकी पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ, रिब केज हमने अभी पढ़ा था ना, रिब केज, हिंदी इंग्लिश वालों दोनों के लिए देखो ध्यान रखा जाता है ग्रेड 2 पे। तो आपकी जो पसलियाँ हैं वो क्या होंगे, ऊपर और आगे की ओर उठ जाती हैं। कहाँ गया, ऊपर 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 ऊपर, पेन कहाँ गया, आगे की ओर उठ जाती हैं। चलो जी, समझ आ गया आपको, नोट करते चलिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। पसलियाँ क्या होंगी, ऊपर और आगे की ओर उठ जाती हैं। फिर क्या होगा, चेस्ट का आयतन बढ़ेगा, चेस्ट का आयतन बढ़ेगा, यहाँ पे मेंशन है, मेंशन किया है नहीं, थोरेसिक वैल्यू इंक्रीज, एयर रशेस इन, तो क्या होगा, जो चेस्ट है, छाती, चेस्ट का आयतन बढ़ता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, चेस्ट का आयतन बढ़ेगा, चेस्ट का आयतन बढ़ता है। जब इसका आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर जो होगा वो कम होगा, यानी जो दबाव हो गया आपका, प्रेशर हो गया, कम होता है। कम होता है, और यहाँ लिख देती हूँ, हवा फेफड़ों के अंदर खिंच जाती है, हवा 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 फेफड़ों के अंदर खिंच जाती है। अंदर की जगह मैं और लिख रही थी, अंदर खिंच जाती है, खिंच जाती है। जल्दी से इसको नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। याद रखना, यहाँ सिकुड़ना का मतलब हो गया आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये चीज़ याद रखना, जिससे जगह बढ़ जाती है और हवा अंदर आ जाती है। नोट कर लो। इनहेलेशन कर लो, फिर हम देखेंगे एक्सहेलेशन को भी थोड़ा सा और। जल्दी जल्दी नोट कर लिया जाए। किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, एक्सहेलेशन को भी देख लिया जाए, उसकी क्या गलती है। जब हम एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, बाहर जा रही है, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें डायफ्राम रिलैक्स पे हो जाता है, यानी ढीला हो जाता है और ऊपर चला जाता है। एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है, श्वास बाहर निकालना, बाहर निकालना।
इसमें क्या हो रहा है, आपका जो डायफ्राम है वो क्या हो रहा है, वो ढीला हो जाता है। वो ढीला होता है यानी रिलैक्स मोड पे आ गया है ना। और क्या होगा, और ऊपर चला जाता है। नोट कर लिया जाए। वैसे तो मैं ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ, बट थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में फिर बता रही हूँ। इसमें अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं यानी ढीली हो जाती हैं। नोट कर दूँ, चलो पेन ले रही हूँ, सब्र करो। क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल आपकी मसल्स होंगी वो भी कहाँ क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, है ना। रिलैक्सेस कैसे होती है, ढीला होता है, ढीला होता है ना। ये भी ढीला हो जाता है, हो जाता है, होता है। और क्या होगा, जो पसलियाँ हो गई आपकी, रिब केज हो गया, जो पसलियाँ क्या होंगी, नीचे भीतर की ओर, नीचे भीतर की ओर आ जाती हैं। क्लियर है इतनी बात। इसमें चेस्ट का आयतन घटता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें चेस्ट का आयतन घटता है। और मैंने ले लिया है पेन, लिखूँ नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या हो रहा है, चेस्ट का आयतन घटता है, इसमें एक्सलेशन में चेस्ट का आयतन घटता है। आज ये क्लास लेट हो गई, अब इसके बाद सीटेड मैथ्स पेडागोजी की क्लास है। आज ज़्यादा ही बिजी हो जाएगा शेड्यूल, गैप बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। हाँ, तो क्या होता है, चेस्ट का आयतन घटता है, दबाव यानी प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता है। इसमें आप लोगों ने वैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी या नहीं करी कि भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है सीटेड मैथ्स पेडागोजी की, मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे। कोई भी अगर नॉन में तैयारी कर रहा हो सीटेड की तो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए उस तक। चलिए, अब इसमें क्या होगा, चेस्ट का दबाव बढ़ता है और हवा जो है वो बाहर चली जाती है, फेफड़ों से बाहर निकलती है। जो हवा होगी, हवा फेफड़ों से बाहर निकल आती है। नोट कर लो, यहाँ ढीला होने का मतलब हो गया मसल्स रिलैक्सेशन। याद रखना इस चीज़ को, जिससे जगह कम होती है और हवा बाहर निकलती है। क्लियर है। जल्दी जल्दी नोट करो ताकि हम आगे बढ़ें। बढ़ें आगे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलो जी, जल्दी जल्दी निपटाएं। अभी इसके बाद दूसरी क्लास भी लेनी है, काफ़ी बिजी शेड्यूल है आज का। वैसे तो डेली होती है, बट आज थोड़ा सा लेट हो गई आपकी, तो उसके लिए भी कम बीच में गैप मिलेगा। तो चलो जल्दी से देख लें। अब बारी आ जाती है आपकी श्वसन क्रिया में, रेस्पायरेशन जो हो गया आपका। ये रेस्पायरेशन हो गया एक बायोकेमिकल प्रोसेस जहाँ पे फूड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है, यानी एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है आपका क्या, रेस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन ऑक्सीजन की मदद से टूटकर एनर्जी रिलीज करता है, एटीपी बनाता है, ऊर्जा बनाता है। लिखने की ज़रूरत है, लिख दिया जाए यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपका फूड यानी आपका भोजन ऑक्सीजन की मदद से टूटकर ऊर्जा यानी एनर्जी यानी एटीपी बनाता है।
क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीजन की मदद से टूटकर एटीपी बनाते हैं, यानी ऊर्जा बनाते हैं। बताइए, यहाँ तक की सारी चर्चा समझ आ गई? इसके ना स्टेप्स भी हैं, देखें क्या करके। चलो जी, तो अब आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले आ जाता है आपका ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। इस ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज से क्या बन रहा है? पायरुवेट प्लस स्मॉल एटीपी। देन लिंक रिएक्शन होती है, सेकंड स्टेप है इसमें। पायरुवेट, इससे क्या बनेगा? एसिटाइल CoA। ये किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आप सोचोगे मैम इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रही हो। नहीं जी, समझेंगे एक एक करके। ये तो बस एक शॉर्ट डेमो है, चलो जल्दी से एक एक करके देखते हैं स्टेप को। सबसे पहला स्टेप आ जाता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये है हमारा कौन सा स्टेप? फर्स्ट, ठीक है ना। ये कहाँ होगा? तो जी ये होगा आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ये होगा। पेन ले लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो इसमें होता क्या है, चलो देखते हैं। इसमें जो ग्लूकोज हो गया आपका, ग्लूकोज 6 कार्बन हो गए, है ना, 6 कार्बन। ये क्या होंगे? ये टूट कर, मैंने बोला था ना फूड मॉलिक्यूल्स टूट कर, ऑक्सीजन की मदद से टूट कर ऊर्जा बनाते हैं, तो वही सब है यहाँ। ग्लूकोज जो हो गया आपका वो टूट कर 6 कार्बन हो गए ना, टूट कर क्या बनाएंगे? टूट कर 2 बनाएंगे आपके पायरुवेट, यानी ये क्या हो गए? ये हो गए आपके 3 कार्बन वाले क्या? मॉलिक्यूल्स। तो ग्लूकोज टूटकर 2 पायरुवेट बनते हैं। लिख दूँ यहाँ पे? बनते हैं, यानी 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लूकोज टूटकर 2 पायरुवेट बनते हैं, ये चीज़ याद रखना। और क्या होगा इसमें भाई? ATP, 2 ADP, 2 ATP बनते हैं। मैंने पहले ही बोला था क्या होता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस में। रेस्पिरेशन में क्या था? आपके फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की मदद से टूटकर एनर्जी यानी ऊर्जा बनाते हैं। तो क्या हुआ? पहले ग्लूकोज टूटकर 2 पायरुवेट यानी 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनते हैं सॉरी। देन 2 ATP बनते हैं। साथ में क्या होगा? साथ में 2 NADH बनते हैं। ये बाद में ETC जो हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बाद में ETC में एनर्जी देंगे। इसे आप कर लीजिए नोट। इसे एंट्री गेट मान सकते हैं आप। ये क्या है भाई? इसे आप एंट्री गेट मान लीजिए, है ना। इसे आप क्या मान लीजिए? एंट्री गेट, एंट्री गेट मानिए। इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज पहली बार एनर्जी की लाइन में आ रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन की लाइन में, है ना। पहली बार जो आपका ग्लूकोज है ये पहली बार एनर्जी प्रोडक्शन की लाइन में आता है। तो ये हो गया आपका एंट्री गेट। अब बताओ समझ आया? आगे बढ़े, अब दूसरा देखें। दूसरा स्टेप क्या था? फिर इसके बाद स्टेप था आपका लिंक रिएक्शन का। लिंक रिएक्शन इसमें क्या था? अब जो पायरुवेट है वो क्या होगा? उससे क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? एसिटाइल CoA। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चलो देखें। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, लेकिन लिंक रिएक्शन हो रही है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चलो जल्दी से देखते हैं, बढ़ें आगे। हम बढ़ते रहेंगे आगे। तो ये कहाँ हो रही है? तो ये रिएक्शन हो रही है आपकी, सेकंड लिख देती हूँ पहले, सेकंड स्टेप जो है आपका लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन जो हो गई आपकी, ये कहाँ होगी ये? हमने अभी पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया में होगी ये। तो ये होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
अब मैम इसका मतलब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला भाग, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला भाग, यानी अंदर वाला भाग यानी अंदर वाला पार्ट में होगी क्या आपकी लिंक रिएक्शन। क्लियर है या नहीं है? अब इसमें क्या था, इसमें अब पायरुवेट टूट रहा था, है ना। अब इसमें क्या टूट रहा था आपका? पायरुवेट। पायरुवेट हमने पढ़ा था क्या है, ये 3 कार्बन वाला, है ना। तो ये क्या हो रहा है अब टूट कर, ये टूट कर क्या बना रहा है? एसिटाइल COA 2 कार्बन वाला बनता है। अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं अब क्या होगा। एक एक कार्बन बाहर निकलता है। अब एक एक कार्बन क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलता है। और क्या होगा जी, बाहर निकल गया। बाहर निकल के क्या होगा, बाहर निकलता है किसके रूप में? CO2 के रूप में निकलता है। और क्या करता है ये? NADH भी बनाता है। ये नोट कर लिया, NADH भी बनता है, NADH भी बनता है, याद रखना है हमें। COA ये कई लोग सोच रहे होंगे क्या है, तो बच्चों ये है क्या आपका कोएंजाइम, कोएंजाइम A। ये एक हेल्पर मॉलिक्यूल होता है, ये C है, C। चलो और क्या क्या मैंने बताया आपको? NADH भी बनता है, NADH बनता है। और अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम ये COE करके आपने लिखा है क्या है, तो ये है कोएंजाइम A। ये क्या? एक हेल्पर मॉलिक्यूल है। क्या है ये? एक हेल्पर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और भी कुछ देखें इसके बारे में, पेन ले लेती हूँ, नोट करते चलो। ये क्या करता है, हम सिंपली कह सकते हैं पायरुवेट को पकड़कर एसिटाइल COA बनाता है ताकि वह क्रैब साइकिल में जा सके, ताकि वह क्रैब साइकिल में जा सके। ये खुद एनर्जी नहीं बनाता, ये सिर्फ कैरियर का काम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। खुद एनर्जी नहीं बनाएगा, सिर्फ कैरियर का काम करेगा। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, खुद एनर्जी नहीं बनाता है। खुद एनर्जी नहीं बनाता है, ध्यान रखना। ये क्या करेगा, सिर्फ कैरियर है, ये कैरियर है, नोट कर लीजिए। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो होगा आपका क्रेब्स साइकिल। नोट कर लिया, बढ़ा जाए आगे, देखें। चलो क्रैब्स साइकिल थर्ड स्टेप था हमारा, बहुत पीछे जाना पड़ रहा है। ये रहा क्रैब्स साइकिल, TCA साइकिल भी कहेंगे, सिट्रिक साइकिल या TCA साइकिल भी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एसिटाइल CO का, देन क्या होगा, कन्वर्ट होगा, टूट कर क्या आएगा आपको? CO2 मिलेगा प्लस NADH मिलेगा प्लस FADH²। चलो देख लेते हैं, और इसके बाद वाला भी देख लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC अभी हमने पढ़ा था, ध्यान रखो। कहाँ पढ़ा था अभी, देखो मैं दिखाती हूँ। ETC ये देखो 2 ATP बनते हैं प्लस 2 NADH बनते हैं, और ये बाद में ETC में एनर्जी देंगे, जो हमने फर्स्ट स्टेप में ही पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस में। तो ये है आपका ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहाँ पे होगी ये? अगर इन माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। NADH एंड FADH रिलीज करेंगे क्या? आपके FADH² रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एक्ट करेगा एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगी इससे, प्लस लार्ज ATP। चलो एक एक करके देखेंगे। पहले हम बात करें अभी क्रैब्स साइकिल की, तो चलो वही देख लेते हैं। क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल कहाँ गई? चलो जी, बात करते हैं हमने क्रैब्स साइकिल की। ये थर्ड स्टेप है आपका
क्रेब्स साइकिल कहाँ होगी? ये होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इग्नोर कर दिया करो अगर ज़्यादा पेन इधर उधर डुलता है जब। चलो कर रही हूँ मैं सही, सब्र करो। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जैसा कि हमने भी अबव भी पढ़ा था, ये एक्स है, ठीक है ना। अब क्या होता है ये भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या होता है इसमें? अब जो एसिटाइल CoA जो अभी हमने बात करी थी, एसिटाइल CoA 2 कार्बन क्या होगा, यहाँ लिख दूँ, एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल जो होगा, 4 कार्बन मॉलिक्यूल से जुड़कर सिंपली आप कह सकते हो ऑक्सैलो एसीटेट से जुड़कर 6C सिट्रिक एसिड बनाता है। नोट कर लो, ये चक्र पूरा घूमता है, पूरा घूमता है ये चक्र, इसलिए इसे हम साइकिल कहते हैं। और वापस क्या होगा, वापस क्या बनाएगा? वापस ये बनाएगा आपका ऑक्सैलो एसीटेट, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, पूरा चक्र बनाएगा ये, पूरा चक्र घूमता है, यह चक्र पूरा घूमता है, चक्र घूमता है और वापस क्या बनाता है? और वापस बनाता है आपका ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं साइकिल। प्रोडक्शन किस किस का होगा ये भी बता देती हूँ। प्रोडक्शन प्रति 1 एसिटाइल के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको ये। अब प्रति 1 एसिटाइल CoA प्रोडक्शन क्या होगा? 3 NADH 1 FADH स्क्वायर 1 ATP और 2 CO2। नोट कर लो, नोट कर लिया जाए ये स्टेप क्या करता है ना, ग्लूकोज के पूरे कार्बन को CO2 के रूप में बाहर निकाल देता है। ये जो स्टेप है आपका, यह स्टेप करके लिख देती हूँ। यह स्टेप ग्लूकोज को, यहाँ हम कह सकते हैं ग्लूकोज के पूरे कार्बन को CO2 के रूप में बाहर निकाल देता है। निकाल देता है और क्या बनाता है? हाई एनर्जी कैरियर बनाता है। और हाई एनर्जी कैरियर्स, जैसे आपका NADH हो गया, FADH स्क्वायर हो गया, बनाता है। चलो नोट कर लो जल्दी से, देन हम लास्ट वाली स्टेप की ओर बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कर लो, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, ETC। बढ़े? देन रेस्पायरेशन इज इक्वल टू, याद रखना, फूड प्लस O2। किसकी हेल्प से कर रहा है भोजन? फूड की हेल्प से। क्या हो रहा है? मदद से टूट कर क्या बना रहा है? एनर्जी, ATP प्लस CO2 प्लस वाटर। ये चीज़ कृपया करके आप याद रखिएगा। देन अरे ये तो मैं पहुंच गई, ETC तो बता दूं, बातों बातों में आगे पहुंच गई। आपका ETC जो आपका 4th स्टेप है, लास्ट वन आपका ETC, यानी क्या है ये आपका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। प्लस हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। टॉपिक डालो, देन हम देखते हैं ये होगा आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जैसा कि हमने पढ़ा था। कहाँ होगा याद रखना,
कहाँ होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी भी थी। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, क्या होता है यहाँ पे क्या होगा आपका? इसमें आपका जो NADH हो गया और आपका FADH² हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। NADH और एंड FADH, ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं, है ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं। नोट्स प्लीज साथ साथ बनाते चलना। फिर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो चेन से गुजरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो चेन से गुजरते हैं। और क्या होता है? जो प्रोटॉन्स हो गए आपके, प्रोटॉन्स हो गए आपकी H+, ये क्या होंगे? बाहर पंप होते हैं। और क्या बनाते हैं? और ये बनाते हैं आपके प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है। नोट कर लीजिए। उसके बाद का प्रोसेस मैं भी आगे बताती हूँ। उसके बाद क्या होता है ये नोट कर लो। NADH हो गया आपका, FADH² हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स चेन से गुजरते हैं और प्रोटॉन्स बाहर पंप होते हैं और बनता है आपका प्रोटॉन ग्रेडिएंट। जब ये बन जाता है उसके बाद क्या होगा? ये जो ग्रेडिएंट हो गया आपका क्या होगा? ATP सिंथेसिस नामक एंजाइम से होकर गुजरते हैं। सिंथेसिस, यह है जो ग्रेडिएंट होते हैं आपके ATP सिंथेस, ये क्या है? एक एंजाइम है, एंजाइम से होकर गुजरते हैं। और फिर क्या होगा? बहुत सारे ATP बनती हैं। ATP बनती है। क्लियर है? फिर क्या होगा? इतनी बात समझ आ गई? नोट कर लो। फिर हम एक और बस लास्ट और देखना है हमें क्या होगा, देन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक हो गया? चलो अब लास्ट में देखते हैं क्या होगा। अब जो आपका ऑक्सीजन हो गया है ना, ऑक्सीजन हो गया आपका O2, ये क्या करेगा? लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके जो, और आपके प्लस पकड़ के वाटर यानी H2O बनाता है। वाटर यानी आपका H2O हो गया, बना देती है, यानी आपका पानी। और ये रेस्पिरेशन का सबसे एनर्जी रिच स्टेप है, इस बात को भी ध्यान रखना। लिख देती हूँ, यह जो है रेस्पिरेशन का सबसे एनर्जी रिच स्टेप है ना। कितनी ATP होगी? अप्रॉक्स 34 ATP। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी नोट कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? थोड़ा सा एक काम करती हूँ, थोड़े से हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अभी हमने पढ़े हैं इन स्टेप्स में, तो थोड़ा सा मुझे लगता है उसे समझ लेना चाहिए। जैसे कि अभी हमने COA देखा, ये क्या था आपका? ये क्या था आपका? एक हेल्पर मॉलिक्यूल है ना आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? कोएंजाइम A। ये क्या है? ये एक हेल्पर मॉलिक्यूल हमने अभी पढ़ा।
सिंपल कह सकते हो ये किससे बनता है, विटामिन B5 से बनता है। ये चीज़ें याद रखने वाली भी हैं, समझने के लिए भी। तो आपका ये जो कोएंजाइम ए हो गया, ये एक हेल्पर मॉलिक्यूल हो गया और ये बनेगा आपका विटामिन B5 से बनता है ये, नोट कर लीजिए। और एक और बात इसके बारे में, पायरुवेट को क्या करता है ये हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं, एसिटाइल, नीचे लिख देती हूँ, पायरुवेट को क्या करता है ये, एसिटाइल COA में बदलकर क्रैब्स साइकिल में भेजता है। ये चीज़ हम वैसे जानते हैं, फिर भी कैसा काम करेगा, एक कैरियर का काम करता है ये कोएंजाइम में, लिख देती हूँ कैसा काम करेगा, कैरियर का काम करता है ये। नोट करना चाहो कर लो, देन आगे बढ़ें। अच्छा, फिर हमने अभी स्टेप्स में एक पढ़ा था NADH। NADH की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने सोचा एक बार ये सारी चीज़ें बता दूं आपको ताकि एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज ना हो। NADH इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, नोट कर लीजिए, नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसे नोट कर लीजिए। ये किससे बनता है ये भी बता देती हूँ, विटामिन B3 से बनता है ये, विटामिन B3 नाइस से ये बनता है, इसे नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को पकड़ के ये ETC में लेके जाता है, जो ये NADH हो गया, नोट कर लिया। बढ़ूँ आगे, तो क्या करता है ये, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो हो गया, हाइड्रोजन पकड़कर ETC में ले आ जाता है, यही लेके जाता है। 1 NADH में हम कह सकते हो 1 NADH इज इक्वल टू अप्रॉक्स 3 ATP, नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देन हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने और पढ़ता है FADH करके, तो वो भी देखते हैं। FADH स्क्वायर पढ़ा था ना भी, तो वो भी हैंड टू हैंड देख लिया जाए। चलो नेक्स्ट हमने एक टर्म इसमें एक पढ़ा था, हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि हमें पता होनी भी चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म आ गई तो क्या करोगे। तो फ्लैविन, फुल फॉर्म है इसकी फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, रिड्यूस फॉर्म। ये किससे बना होता है ये भी देख लेते हैं। तो विटामिन B12 कह रही हूँ, B2 आपका राइबोफ्लाविन से बनता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। ये भी ना एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, लेकिन एनर्जी कम देता है। ये है इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये भी क्या है, ये है भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट एनर्जी ये कम देता है ना, लेकिन एनर्जी कम देता है। नोट करना चाहें तो कर लीजिए। बताऊँ कितनी देगा, आई थिंक नहीं, कंफर्म ही बताना है आपको। 1 FADH स्क्वायर इज इक्वल टू की अप्रॉक्स 2 ATP, नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ें। एक सिंपल सी चलो एक लाइन बताती हूँ जिससे आप ना इजीली याद रख पाओगे। तो जो आपका जो NADH और FADH स्क्वायर है ना, NADH और FADH स्क्वायर,
ये समझ लो है रिचार्जेबल बैटरी। क्या है? ये है आपकी रिचार्जेबल बैटरी। कैसे? ये क्या करता है? जो ईटीसी है, ईटीसी में डिस्चार्ज होकर एटीपी बनवाते हैं ये। और ये तो हो गया। अब मैम और भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है। आपका COA कोएंजाइम ए, ये क्या है? ये है डिलीवरी बॉय, ठीक है ना। ये क्या है? ये है एक डिलीवरी बॉय। ये है आपका डिलीवरी बॉय। कैसे भाई? ये क्या करता है? ये पायरुवेट को क्या करता है? क्रैब्स साइकिल तक पहुंचाता है। क्रैब्स साइकिल तक पहुंचाता है। तो ये हो गया आपका डिलीवरी बॉय। क्लियर है? बताओ। यहाँ तक की सारी कथा समझ आ गई, सारी स्टोरी समझ आ गई। काफ़ी कुछ है ना पढ़ने के लिए। चलो, अब ये तो मैंने बता दिया। रेस्पायरेशन इक्वल टू फूड प्लस O2। उससे हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है ATP प्लस CO2 प्लस H2O। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेस्पायरेशन में क्या होता है? जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन की हेल्प से टूट कर एनर्जी देते हैं, यानी ऊर्जा देते हैं। देन रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑर्गेनिज्म में होती ही हैं स्पेशल रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट के साथ आपका ट्रैकियल सिस्टम होता है, एम्फीबियंस का क्या होगा? स्किन और लंग्स होगा, और ह्यूमंस एंड मैमल्स के पास लंग्स होंगे। ये चीज़ तो हम अच्छे से जानते ही हैं, है ना। और कल हम बातचीत करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो लाइट भी चली गई चलो, तो मिलती हूँ फिर आपसे कल। तो सैटरडे है, दिन संडे है, 2 दिन छुट्टी। जितनी क्लास स्किप हुई अटेंड कर लेना। मंडे को हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मंडे को हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो क्लास अटेंड ज़रूर करना, और मेरा पढ़ाई अच्छा लगता हो, समझ आता हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सीटेड लर्नर हो तो अभी 8 बजे फिर मिल रही हूँ, और बाकी LT ग्रेड के ही हो तो मंडे को मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।